नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको ममता कालिया जी द्वारा लिखित एक कहानी लैला मजनू सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी लैला मजनू। पहले ऐसा नहीं था। छोटा सा घर था और थोड़े से रहने वाले, बस 2 कमरा। एक कमरे के सामने बड़ा सा आंगन, जिसका एक कोना रसोई, दूसरा बाथरूम, तीसरा क्यारी और चौथा कूड़ेदान था। उस घर में शोभा को सब कुछ पता था, दिल से लेकर दवात तक की जगह। कमरे में कुल 1 पलंग था और 2 कुर्सियां। पलंग सिंगल था। डबल बेड को पंकज एक बेहुदा जरूरत मानता था। उसका ख्याल था कि डबल बेड पर सिंगल सोने की बजाय सिंगल बेड पर डबल सोना ज्यादा उपयुक्त है। उस घर में थोड़ा सा काम था, अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक। खाना बनाना 15 मिनट की व्यस्तता थी, वो पिकनिक के स्तर पर निपटाई जाती। कुल 1 प्लेट सब्जी बनती और 4 फुलके। 2 शोभा खाती, 2 पंकज। कभी भूख ज्यादा लगती या लाड़ ज्यादा आता तो वे दोनों एक दूसरे पर लगभग गिरते पड़ते, हंसते खिलखिलाते अपनी ओपन एयर रसोई में पहुंचते और कॉफी बनाते। रात के वक्त वे घर में करीब करीब अपने पैदाइशी परिधान में घूमते। अगर कोई उस वक्त उन्हें आंगन में यूं घूमते फिरते या कॉफी बनाते देखता तो सचमुच यही सोचता कि उसने प्रेत देखे हैं। सिर्फ 2 का वो संसार कितना संपूर्ण था, संवेग आवेग से आप्लावित। शोभा को लगता वो एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका संगीत केवल पंकज उभार सकता है। इसी तर्ज में वो उसे पंकज हुसैन कहा करती। पंकज भी महसूस करता कि प्यार का ताल्लुक जिस्म से ज्यादा जज्बात से होता है। लेकिन चंद रोज बाद कई अजनबी किस्म के लोग घर में घुस आए थे। दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला पिछले दरवाजे से, अखबार वाला, डाकिया और चंदा मांगने वाला अगले दरवाजे से। पर इनसे भी ज्यादा त्रासद था बिना खत बिना खबर अक्सर मेहमानों का वक्त बेवक्त चले आना। जाने कैसे इस शहर को आने वाली सभी गाड़ियां या तो आधी रात पहुंचती थीं या तड़के, जब तारे डूबे ही होते थे। अक्सर आधी रात रिक्शे रुकते, उनमें से गोल बिस्तर बंद टीन का ट्रंक और प्लास्टिक की टोकरी लिए उतरती हरे राम करती हुई वृद्धाएं, जो अपना परलोक सुधारने की खातिर उनका इहलोक कई दिनों के लिए चौपट कर देती। माघ के महीने में वे किसी तरह अपना जर्जर शरीर गाड़ी में डाल केवल मनोबल के सहारे संगम स्नान की आस लिए पधारती। स्टेशन से घर तक की यात्रा में वे बिल्कुल टूट जाती और घर कुछ इस अंदाज में पहुंचती जैसे वहीं परम धाम हो। ऐसे ही एक वृद्ध दंपत्ति के आधी रात में आने पर वो आंखें मलती हुई उठ बैठी थी। पंकज ने जाकर दरवाजा खोला। वे उसके बचपन के मोहल्ले में रहने वालों में से थे। रिश्तेदार नहीं, पर रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज। मोहल्ले में उनकी पुश्तैनी बेकरी थी, जिसे अब उनके लड़के कुशलता पूर्वक चला रहे थे। लिहाजा वे पुण्य कमाने के लिए स्वतंत्र थे। शोभा ने बमुश्किल आंखें खोली, कपड़े पहने, ढीली ढाली एक अदद मैक्सी नहीं वरन साड़ी ब्लाउज, ताकि बकायदा आंचल सिर पर डालकर पैर छूने की रस्म अदा की जा सके। वैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 लोक से न्यारी नगरी मथुरा, जो स्वयं तीर्थ है, छोड़कर ये दंपत्ति यहाँ क्या करने आए हैं। किंतु ऐसे सवाल पूछे नहीं जा सकते थे। फिर वो देर रात तक ठंड में दौड़ती रही थी, आंगन से कमरे और कमरे से आंगन तक। वे लोग टीन के कनस्तर में तरह तरह के बिस्कुट लाए थे। उन्होंने चाय के साथ पंकज और शोभा को बिस्कुट खिलाने चाहे। पंकज ने तो एक आध खा लिया, पर शोभा रात के उस वक्त बिल्कुल न खा सकी। ज्यादा कोशिश करने पर उसे खांसी उठ गई। बिस्कुट वाली वृद्धा उदास हो गई। लगता है शोभा को हमारे आने की खुशी नहीं हुई। शोभा ने प्रतिवाद में सिर हिलाया। उसने कहा कि ये उसका सौभाग्य था कि उनके दर्शन हुए। वो तो यहाँ रहते हुए भी संगम नहीं ना आती, अब उनके साथ ये सुख हासिल होगा। 4 बजे तक आगंतुक कुछ व्यवस्थित हो गए। तब शोभा ने उनसे अनुरोध किया कि वे सोकर सफर की थकान उतार लें। वे हंस पड़े। ये तो हमारे जागने का वक्त है बेटा, रास्ता बता दो तो निपट आए। पंकज बिस्तर में सो गया था मुंह ढांप कर, लेकिन शोभा
नहीं सो सकी। मेहमानों के सामने इस प्रकार सोया भी तो नहीं जा सकता था। शोभा का मन हुआ कि आंगन में ओस में जा लेटे। सुख व सम्मोहन के समय खंड इसी तरह टूटते फूटते रहे। बार बार अतिथियों के आने पर सुविधाएं असुविधाएं बन जाती। कभी 2 से भी अधिक अतिथि आ जाते, कमरे में बिल्कुल जगह न रहती। तब पलंग उठाकर आंगन में डाल दिया जाता और दरी पर बड़ा सा बिस्तर लगा दिया जाता, जिस पर सब ऐसे फंस फंस कर लेट जाते जैसे एक डिब्बे में कई जूते या एक प्लेट में कई डोसे। अतिथियों से घबराकर उन्होंने मकान बदला था, लेकिन अतिथियों ने पीछा नहीं छोड़ा। फर्क केवल इतना था कि वे अब बाहर से न आकर अंदर से आ गए थे। समस्त विरोध और निरोध के बावजूद भी 1, 2 और 3 उनके आते ही सारा वातावरण बदल गया। घर घर न रहा, अजायब घर बन गया। देखा जाए तो घर में एक भी चीज दुरुस्त हालत में नहीं थी। पंखा स्विच दबाने से नहीं चलता, न रेगुलेटर घुमाने से। उसे बाकायदा छड़ी से हाँकना पड़ता, तब वो स्पीड पकड़ता। बच्चों की छेड़छाड़ से घड़ी भी घड़ी घड़ी बंद हो जाती, कुछ इस अंदाज में कि वक्त जानने के लिए घड़ी के बताए समय और असली समय में जबरदस्त जोड़ घटाव करना पड़ता। तंग आकर शोभा ने घड़ी बच्चों के खिलौनों में पटक दी। ट्रांजिस्टर के पुर्जे अलग कर वे पहले ही आपस में बांट चुके थे। काले जूते, सफेद मोजे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा थे, लेकिन जब वे स्कूल से लौटते उनके जूते सफेद और मोजे काले होते। वे साक्षात धमकी की तरह पूरे घर में धम धम घूमते। पंकज अब रात बेरात उसके पीछे पीछे नहीं घूमता। उसके काम निपटने का वो 10 बजे तक इंतजार करता, 11 बजे तक करता, फिर खींच कर सो जाता। एलर्जी, गैस, कमर दर्द जैसी छुटपुट जिद्दी बीमारियों के साथ उलझती शोभा किसी तरह रात बिताती। ताज्जुब था कि ये बीमारियां रात में आती, दबे पांव और दिन में उसे छोड़ जाती। वो यंत्र की तरह फिर अपने कामों में लग जाती। अपने प्रथम कोटि के दिमाग को तृतीय कोटि के कर्मों में लगा वो अपनी समस्त प्रतिभा मटर पनीर में झोंककर सहन शक्ति का सलाद और रचनात्मकता का रायता परोस स्वयं को धन्य मानती। काम के कुचक्र में से फुर्सत के कुछ क्षणों में वो पंकज से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का प्रयत्न करती। पंकज यदि अच्छे मूड में होता तो उसे बताता कि चित्रकला में समकालीन रंग चेतना कहाँ जा रही है, देश के बौद्धिक चिंतन की सही दिशा क्या हो सकती है, कि अपनी तमाम सहेलियों में शोभा अभी भी सबसे युवा व आकर्षक लगती है। ऐसे क्षणों में शोभा संतुष्ट होती, लेकिन तभी कोई अनिवार्यता पैदा हो जाती। धोबी के आकस्मिक आगमन से लेकर फोन की घंटी तक कुछ भी वो उठकर चली। पंकज को उसका यूं बातचीत के बीचों बीच उठ जाना बहुत अकेला, अधूरा और असंतुष्ट छोड़ जाता। कुछ देर बाद वो फिर उसी अंतरंगता का सूत्र पकड़ने की कोशिश करता तो पाता शोभा को बच्चों को होमवर्क कराना है, खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, चौका समेटना है। उसकी ओर देख शोभा व्यस्त भाव से कह देती, क्या करूं, बातचीत का वक्त ही नहीं है अब। पंकज को लगता वो एक ऐसा कैदी है जिससे मिल्लत का वक्त पूरा हो गया है और किसी भी सूरत में अब ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती। झुंझलाहट के उस क्षण में न वो उसका मजनू रहता, न वो उसकी लैला। एक दूसरे के प्रति शिकायत से भरे हुए संवाद की सरहद से परे अपने अपने सूनेपन के साएबान में सीमित रह जाते। ऐसे मौकों पर पंकज को लगता इससे तो अच्छा है शाम को कोई आए ताकि मीठी लगे चाय। उन्हीं दिनों पंकज ने देर से घर आना शुरू किया। 1-2 दिन शोभा को बड़ी सहूलियत महसूस हुई। काम समय से निपट गया, बच्चों का होमवर्क भी। लेकिन जल्द ही शोभा को अजीब लगने लगा। क्यों, शामें बच्चों के साथ बिताने के लिए होती हैं या प्रेशर कुकर के साथ? उसने पंकज से पूछा। पंकज ने एक कटखना जवाब दिया, तुम्हें न मेरा जाना अच्छा लगता है ना आना। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम नहीं होते तो मुझे क्या करना चाहिए? शोभा ने पूछा। तब तुम्हें खुश रहना चाहिए ताकि मेरे आने पर तुम दुख की रिहर्सल कर सको। शोभा बोली, हमने साथ साथ हमेशा सुख की रिहर्सलें की हैं, दुख की नहीं। अब तुम उस लायक भी नहीं रही।
शोभा तिलमिला गई। आजकल जब भी वे अकेले होते किचकिचाहट भरी बहस में पड़ जाते। शोभा जो कुछ भी कहती पंकज उसका एक पैतरेबाज जवाब देता, दो धारे ब्लेड सा तीखा और तेज, संवाद की सभी संभावनाओं का फाटक बंद करता हुआ। उसका जवाब परस्पर संप्रेक्षण कर तेजाब की एक बूंद सा फैल जाता। उसका जवाब शोभा की समस्त संवेदनशीलता का उपहास करता। पंकज का जवाब सीधे सीधे विष था, नीला, पीला और हरा। मेरी समझ से मुझे एक अच्छी पत्नी की तरह अब दिवंगत हो जाना चाहिए, शोभा ने कहा, पर पंकज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई। वो वॉकआउट कर गया। शोभा का दिल जल गया। घर में आग लगी हो तो इंसान दमकल बुला ले, पर दिल की आग बुझा दे ऐसी दमकल कहाँ बनी है। उसे लगा उसका दिमाग चूने का कड़ाह है, उसमें जो भी डालो खौलने लगता है। जलाने, खलबलाने और काटने की एक क्षमताएं जो पंकज में इस कदर विकसित हैं, पहले तो नहीं थीं, या शायद थीं, शोभा को दिखलाई नहीं दी थीं। जैसे सिगरेट पीने वालों को सिगरेट की डिबिया पर लिखी वैधानिक चेतावनी नजर नहीं आती, उसी तरह भारी मन से शोभा बिस्तर पर पड़ गई। उसने कल्पना की कि उसके बिना ये घर कैसा लगेगा। उसे अचरज हुआ कि उसके बगैर घर की एक बड़ी सुंदर और शांत तस्वीर ज़ेहन में बन रही थी। समस्त दिनचर्या सुव्यवस्थित ढंग से निपटाई जा रही थी। वो कर्कश आवाज उसमें से गायब थी जो वर्तमान में चीखती रहती है, बेबी दूध जल्दी पियो, पंकज रेडियो धीमा करो, अरे मालती तुम अभी तक चिट्ठी डालकर नहीं आई, सईदा ये कपड़े लाने का वक्त है। शोभा को लगा पंकज एक अच्छा पति तो कभी नहीं रहा, पर एक आदर्श विधुर के गुण उसमें कूट कूट कर भरे हैं। 2 दिन भी शेव न करे तो लगता है मानो अभी अपनी बीवी का दाह कर्म करके लौटा है। कुर्ते के बटन हमेशा टूटे ही रहते हैं। चंद उदास गजलें बार बार सुनना उसका सबसे प्रिय शगल है। उसकी आंख जब खुली यकायक समझ न आया कि ये सुबह है या शाम, और जो उसके सामने पेश है वो चाय का प्याला यकायक कहाँ से आ गया। धीरे धीरे चेतना में भूगोल और इतिहास का क्रम बैठा तो पाया ये उसका अपना ही घर है, और सामने जो खड़ा है उसका अपना निरा अपना मजनू है, जो सारे दांत दिखाकर हंसता हुआ उसे चाय पकड़ा रहा है। चाय की तलब हो रही थी, तुम्हारे लिए भी बना ली, दूध बहुत धूड़ा, कहीं नजर नहीं आया, तुम फिक्र न करो, मैंने दूध की जगह थोड़ी मोहब्बत मिला दी है, देखो पीकर। तो अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी द्वारा लिखित एक कहानी लैला मजनू। एक दंपत्ति के प्यार और तकरार के बीच चलती हुई जिंदगी की कितनी प्यारी तस्वीर प्रस्तुत की है ममता कालिया जी ने। दोस्तों, आपको मेरा कथा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और हाँ, यदि पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।